डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग लेट्स टू नेगेटिव थॉट्स। यानी जितना आप बात को ज़्यादा एनालाइज करेंगे, ज़्यादा सोचते जाएंगे, उसी तरीके से आपके नेगेटिव थॉट्स यानी मनफी तासुरात उसके उससे रिलेटेड जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है एक डिसीजन को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी सक्सेस को लेकर, या फिर लाइफ में किसी भी हालत को लेकर, जब आप उसे ओवर जज करेंगे, उसकी ओवर थिंकिंग करेंगे, उसके बारे में ओवर एनालाइज करेंगे, तो आपकी ओवर थिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उसके बारे में सिर्फ आपको नेगेटिव थॉट्स, मनफी तासुरात, मन प्लीज डोंट ओवर थिंक, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव थॉट्स ही बचे रहेंगे, आप पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे। सो जस्ट बी पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम, जनरल उर्दू के इस कोर्स में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम सनाए बदाया यानी सनत के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल उर्दू का ये कोर्स हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। 10th के स्टूडेंट्स हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल उर्दू या उर्दू ग्रामर पूछा जाता हो, दिस इज़ द मोस्ट हेल्पफुल वे टू लर्न। ओके, सनाए बदाया सनत। कलाम के अंदर लुत्फ़ व खूबी। कलाम यानी शायरी के अंदर, नज़म के अंदर अगर लुत्फ़ और खूबी पैदा करना हो तो कलाम में खूबी पैदा करने के लिए या फिर लुत्फ़ को पैदा करने के लिए उन्हें ख़ास अंदाज में लिखना ज़रूरी होता है। वो ख़ास अंदाज में है इसीलिए तो उन्हें कलाम कहा जा रहा है। तो उस ख़ास अंदाज में पेश करने के कई तरीक़े हैं, जिसमें हम मानों को साइड में रख कर मुरादी माने लेते हैं, मजाजी माने लेते हैं। कभी मजाजी माने भी नहीं लिए जाते और सही मानों में देखा जाए तो हमें दूर का माना लेना होता है। तो इस तरीके के जो लताइफ़ इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं लुत्फ़ व खूबी पैदा करने के लिए, तो इन्हें हम सनत कहेंगे। तो सनत की दो किस्में हैं, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। सनाए लफ्ज़ी एक लफ्ज़ के कई माने मुराद लेना सनाए लफ्ज़ी कहलाता है। यानी डब हमारे उर्दू में अगर देखा जाए तो एक लफ्ज़ के तीन तीन माने हम निकाल सकते हैं। तो यानी क़रीबुल माने अल्फ़ाज़ जो है, तो एक कई माने होते हैं तो कई माने मुराद लेना, सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन उसके हम कई माने मुराद ले सकते हैं। उस लाइन के हिसाब से, उस कलाम के हिसाब से वो एक लफ्ज़ के हम कई माना निकाल सकते हैं, तो उन्हें हम सनाए लफ्ज़ी कहा जाएगा। यहाँ सिर्फ़ एक लफ्ज़ है और कई माने हैं, तो एक लफ्ज़ सनाए लफ्ज़ी। सनाए मानवी, एक माने के कई अल्फाज इस्तेमाल करना। यहाँ पर एक ही माने के कई, जैसे सुबह रोज़, शाम रात, इस तरीके के एक ही माने वाले, जंगल सहरा, जलजला भूचाल, तो एक माने के कई अल्फाज इस्तेमाल करना सनाए मानवी कहलाता है। एक माने के तो सनाए मानवी, एक लफ्ज़ के तो सनाए लफ्ज़ी। तो एक लफ्ज़ जहाँ कहीं पे भी आएगा और उससे हम कई माने मुराद लेंगे तो हम उसे सनाए लफ्ज़ी कहेंगे। एक माना एक है लेकिन कई अल्फाज आ रहे हैं तो सनाए मानवी लेंगे। और इसके ज़ैली अक़साम है, वो है सनत ईहाम। सनत ईहाम किसे कहा गया? कलाम में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिनके एक से ज़्यादा माने हो। एक से ज़ायद माने हो यानी एक लफ्ज़ है और ज़ायद माने लिए जा रहे हैं, तो ज़ायद माने लेना सनाए लफ्ज़ी। तो कलाम में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिनके एक से ज़ायद माने हो, क़ारी के ज़हन क़रीब के माने की तरफ जाए। क़रीब का माना आप सोच रहे हो, लेकिन जब आप गौर करेंगे, उस शेर की तशरीह में जाएंगे, उस शेर के तासुरात में जाएंगे, तो आपको शायर के तासुरात में जाएंगे तो गौर करने पर आपको दूसरा माना समझ में आएगा। आँखें दिखलाती है तमाशा, अरबाब नज़र को पुतलियों का। तो यहाँ पर पुतलियों का देखने के बाद में आपको गुड़िया पहले सोच में जाएगी, लेकिन जब आप गौर से सोचेंगे तो ये आपकी आँख की पुतली है। तो आँखें दिखलाती है तमाशा, अरबाब नज़र को पुतलियों का। तो ये है सनत ईहाम। इसके बाद है सनत तजनीस। तजनीस वो सनत है जिसमें दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना,
दो ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका इमला एक सा है मगर माने अलग अलग हो। मार तेरे हाथ में उसको मार, मार तेरे हाथ में उसको मार, यहाँ भी मार है यहाँ भी मार है। तो एक मार का माने अलग आएगा, दूसरे मार के माने अलग आएंगे। तुम्हा तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। यानी तुम्हारी मांग, ये तो आपके सर की मांग की बात हो गई। ही दिल मांग लेगी, यहाँ दूसरा मांग है वो मांगने के है, यानी किसी से गिव एंड टेक वाला, टेकिंग वाला मांग है। तो दो का इमला तो सेम है लेकिन उसके माने हमें अलग अलग आएंगे। तो ये सनाए लफ्ज़ी हुआ। तो तजनीस वो सनत है जिसमें दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक ही लफ्ज़ है, इमला तो उसका सेम है लेकिन उसके माने अलग अलग है। एक ही लाइन में दोनों के आने से लुत्फ़ तो पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर समझना ये है कि तजनीस में एक दो लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए जाएंगे जिनका माना अलग अलग है, इमला सेम है। एक लफ्ज़ इसीलिए सनाए लफ्ज़ी। नेक्स्ट, इसके बाद है सनत तज़ाद। नाम से ही ज़ाहिर है तज़ाद यानी ज़िद। वो सनत जिसमें ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की ज़िद हो। सुबह होती है शाम होती है, सुबह शाम एक दूसरे की ज़िद है। उम्र यूं ही तमाम होती है। तो सुबह शाम तज़ाद अल्फाज, इस तरीके की ज़िद अल्फाजों को कलाम में इस्तेमाल करना सनत तज़ाद कहलाता है। इसके बाद है और एक मिसाल है सनत तज़ाद की। ज़िंदगी मोतियों की ढलकती लड़ी, गाह रोती हुई गाह हंसती हुई, रोना हंसना। तो ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है, तज़ाद अल्फाज है, मुतज़ाद अल्फाज है। तो सनत तज़ाद वो सनत है जिसमें दो अल्फाज इस्तेमाल करना है जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं। नेक्स्ट है मरातुन नज़ीर। वो सनत जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो बाहम मुनासिबत रखते हो, एक दूसरे से मुनासिबत रखने वाले, निस्बत रखने वाले अल्फाज अगर हम कलाम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे मरातुन नज़ीर, मुनासिबत मरातुन नज़ीर। हर बख्ल बरोमंद है या हजरत बारी, फल हमको भी मिल जाए रियाजत का हमारी। बख्ल बरोमन से मुराद भी फल है और नीचे भी फल है। तो बाहम मुनासिबत वाले अल्फाज अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे मरातुन नज़ीर कहा जाएगा। ख़त पढ़ा जुल्फ़ें बढ़ी का कुल बढ़े गैसू बढ़े। यहाँ पर जुल्फ़ें गैसू ये दोनों भी मुनासिबत रखने वाले हम माना अल्फाज है। हुस्न की सरकार में जितने बड़े हिंदू बड़े। तो यहाँ पर जुल्फ़ें गैसू ये सब एक ही तो माना दे रहे हैं, एक दूसरे से मुनासिबत रख रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसमें बाहम मुनासिबत हो उन दोनों अल्फाज में, तो उन्हें मरातुन नज़ीर, जैसे बहल ये फर्स्ट वाले शहर में बख्ल बरोमंद और फल, यहाँ पर गेसू जुल्फ़ें। तो ये सारे मरातुन नज़ीर की मिसालें हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस इजी वे में ये दे देंगे, एक शेर दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सी सनत पाई जा रही है। तो ये तो जब भी आप ये सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन के साथ इसके एक दो एग्जांपल्स भी याद रखिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि ये किसका एग्जांपल है, ये किसकी मिसाल है, ये शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, या फिर सनत की तारीफ दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी सनत है। तो दो भी कैटेगरीज के लिए आपको रेडी रहना है। हुस्न तालील वो सनद जिसमें किसी बात को साबित करने के लिए ऐसी चीज़ को सबब करार दिया गया जो इसकी सबब ही ना हो। यानी इमेजिनेशन में वो उसका रीज़न है लेकिन असल ज़िंदगी में हम देखें तो वो उसका रीज़न हो ही नहीं सकता। हुस्न तालील तो कमर खमीदा नहीं सबब ज़ईफ़ी में ज़मीन ढूंढ रहा हूँ मज़ार के खब। यहाँ पर इन दोनों का कुछ रिलेशन ही नहीं है। एक बात को साबित करने के लिए हम कहीं दूसरा रीज़न जो सबब हम दे रहे हैं तो वो उसका रीज़न नहीं है, लेकिन लुत्फ़ उठाने के लिए इस तरीके के सनत को हम इस्तेमाल करते हैं। किसी बात को साबित करने के लिए ऐसी चीज़ को सबब करार दिया जाता है असल में उस जो उसका सबब है ही नहीं, वो उसका रीज़न ही नहीं है, लेकिन उसे जैसे नेक्स्ट शेयर में देखिए आती है
اس کو دیکھنے موجے کشا کشا، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی۔ کیا ساحل پہ بال کھولے چاندنی نہا رہی ہوگی؟ کیا وہ چاندنی کو دیکھنے موجیں آ رہی ہوگی؟ نہیں، یہ تو اس کا سبب ہو ہی نہیں سکتا۔ جسٹ لطف اور خوبی کو بڑھانے کے لیے اردو زبان میں جو صنعت استعمال کی جاتی ہے، ایسی چیز کو سبب قرار دیا جاتا ہے جو اصل میں اس کا سبب ہے ہی نہیں، تو ہم اسے حسن تعلیل کہیں گے۔ اس کے بعد ہے مبالغہ، کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کر بولنا، کسی کی تعریف میں شاباشی دیتے جانا ہم مبالغہ کہیں گے۔ تو مبالغے میں کسی کی تعریف کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے ٹھہرا نہ سایہ خوف کے مارے بدن کے پاس۔ ایسا ہو سکتا ہے کہیں سایہ آپ کے بدن کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کا شیڈو تو آپ کے ساتھ ہی رہے گا نا۔ چمکے جو تیغ قہر کسی روز جنگ میں، تو یہاں پر کسی کی تعریف کو بڑھا چڑھا کر جب وہ جیسے کہیں گے تو اسے ہم مبالغہ کہیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو شیر ہے، شیر شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا۔ اس طرح کے جو تعریف کو بڑھا بڑھا کر وہ اتنا تیز ہے کہ ہوا ہے ہوا، تو ایسی جو سینٹنسز ہے، جملے ہے، اس کو اس صنعت کو ہم اس زمرے میں رکھیں جو کہ ہے مبالغہ۔ اس کے بعد ہے تلمی۔ تلمی تو پتہ ہے، کسی ایک خاص ورڈ کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کا پورا قصہ نظر آ جائے گا۔ بڑا سا واقعہ کسی ایک لفظ میں پوشیدہ ہے، جیسے ابن مریم، آتش نمرود، لیلا مجنوں کا۔ دیکھنے کے لیے تو یہ صرف ایک ورڈ ہے، لیکن اس ایک ورڈ میں آپ کو ساری کی ساری بیک گراؤنڈ سٹوری، ایک بڑے واقعے کا چھوٹا سا لفظ میں سما جانا تلمی کہلاتا ہے۔ وہ صنعت جس میں کسی شعر میں ایک لفظ کے ذریعے کسی بڑے واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے، جیسے ابن مریم، اس کا بھی ایک قصہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں گے۔ لیلا مجنوں، یہ بھی ایک قصہ ہے۔ کشتی نو، یہ بھی ایک قصہ ہے۔ آتش نمرود۔ تو اس طریقے کے الفاظ کا استعمال جس میں ایک بڑا واقعہ موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہو، تو اسے ہم تلمی کہیں گے۔ اس کے بعد ہے تجاہل عارفانہ، کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان ہو جانا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات دن نہیں آتی۔ یہاں پر ریزن بھی ہے انہیں نیند نہیں آنے کی، یہاں پر ریزن بھی ہے ان کو نیند آنا چاہیے بولنے کی، لیکن وہ وہاں پر سب معلوم ہونے کے بعد بھی انجان ہو جانا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ اس طرح یہ ہے آپ کی صنعت کی مثالیں، ثنائے بدائے۔ تو اس کے ڈیفینیشنز بھی آپ کو یاد ہونے ہیں، اس کی مثالیں بھی آپ کو یاد ہونی ہے۔ پہلے صنعت کو دو براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی۔ ثنائے لفظی جس میں صرف ایک لفظ ہو، کئی معنی ہو، ثنائے معنوی جس میں ایک معنی ہو اور کئی الفاظ ہو۔ اس کے حساب سے آپ ان دونوں سارے 7 صنعتوں کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھیں گے۔ صنعت ایہام، جہاں پر قاری کا دماغ صرف قریب کے معنوں پر جائے لیکن سوچنے پر آگے کے معنی سمجھ میں آئے۔ صنعت تجنیس، جس میں املا سیم ہے، معنی الگ الگ ہے، تضاد ضد معنوں کا استعمال کرنا۔ مراعات النظیر، باہم مناسبت والے الفاظ۔ حسن تعلیل یعنی ریزن معلوم ہوتے ہوئے بھی اس سے کنارہ کر جانا، مبالغہ، کسی کو بڑھا چڑھا کر بولنا کسی کی تعریف میں۔ تلمی، ایک لفظ میں سارے واقعے کا پوشیدہ ہونا۔ تجاہل عارفانہ، ریزن معلوم ہونے کے بعد بھی، سبب معلوم ہونے کے بعد بھی، جانتے ہوئے بھی اس سے انجان ہونا تجاہل عارفانہ کہلائے گا۔ جزاک اللہ خیر، کیپ لرننگ، کیپ واچنگ، تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔